हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलबुल क्लासेस पे। तो आज हम 11वीं क्लास का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, जामुन का पेड़। इसमें कवि बता रहा है कि रात को बड़े जोर का जक्कड़ चला। जक्कड़ यानी कि तूफान चला। सेक्रेटरी के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा, यानी कि एक पेड़ है, तूफान के कारण वो नीचे गिर गया। सवेरे को जब माली ने देखा, जब सुबह माली काम करने के लिए बाग में आया तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा चपड़ासी के पास गया। चपड़ासी दौड़ा कलर के पास गया। कलर दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। यानी माली दौड़ा किसके पास? चपड़ासी के पास। चपड़ासी गया कलर के पास। क्लर्क गया सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट गया बाहर लॉन में देखने के लिए, और ऐसे करते हुए वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। एक क्लर्क ने कहा कि कितना फलदार ये जामुन का पेड़ था। अब पेड़ को बेचारा बता रहे हैं, उस व्यक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसकी जामुनें कितनी, वह व्यक्ति कह रहा है कि इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। यानी कि एक क्लर्क ने तो कहा कि बेचारा जामुन का पेड़, दूसरे ने कहा कि इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी और मैं इसकी जो जामुनें थी वे मैं झोली में भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी, यानी कि तीसरे क्लर्क को उस आदमी की थोड़ी चिंता हुई। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। एक चपरासी कहता है कि यह पता नहीं मर गया जिंदा है, और उसकी बात सुनकर दूसरा बोलता है कि बता, इतना भारी भरकम पेड़ के गिरने के बाद भला वो कैसे बच सकता है? जब चपरासी आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात वह व्यक्ति जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है वह सुन रहा होता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। यानी कि वह दबा हुआ है तो वह कराह रहा है, उसको दर्द हो रहा है। जिंदा है, एक क्लर्क ने ताजुब से कहा। उसकी बातें सुनकर एक क्लर्क ने कहा कि जिंदा है अभी। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। यानी कि वह पहले ही मोटा है तो उसको तो मुश्किल काम लग रहा है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, यानी कि पेड़ का तना बहुत ही भारी और वजनदार है। क्या मुश्किल है? माली ने बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। यानी कि माली बोल रहा है कि मुश्किल नहीं है, अगर सुपरिटेंडेंट कहे कि इस व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो सभी व्यक्ति, हम जो माली, चपरासी, क्लर्क हैं, वे सभी इस पेड़ को उठाकर इसको निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। यानी कि सभी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, माली की हाँ में कि हम सब तैयार हैं, लगाओ जोर। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। यानी कि उससे भी बड़ा जो व्यक्ति है अंडर सेक्रेटरी, उससे पूछने की बात करता है। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेकेंडरी के पास गया। डिप्टी सेकेंडरी ज्वाइंट सेकेंडरी के पास गया। सेक्रेटरी के पास। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। यानी कि
जो छोटा है फिर उसके ऊपर गया, फिर उसके ऊपर ऐसे चलता रहा और आधा दिन बीत गया। जब वापस जैसे जा रहे हैं तो उसका जवाब भी तो आएगा। जैसे सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, तो वैसे ही उनका जवाब भी आता है। तो इस बात में आधा दिन बीत जाता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा, यानी कि उस व्यक्ति को देखते हुए कुछ लोगों ने उसके हल करना चाहा कि इसको कैसे निकाला जाए। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग ने उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। यानी कि उनकी जो फाइल है वो चलती रहती है, व्यापार विभाग से कृषि विभाग, कृषि विभाग से व्यापार विभाग। वे कहते हैं कि जो पेड़ लोन में गिरा है वह व्यापार विभाग का है, तो उनकी जिम्मेदारी है उस पेड़ को हटवाने की, और व्यापार विभाग कहता है कि यह कृषि विभाग की जिम्मेदारी है क्योंकि पेड़ कृषि विभाग से संबंधित है। रात को माली ने दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज एवं खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। यानी कि मामला अभी भी चलता रहा। अब मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस भी उस व्यक्ति जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है उसके चारों ओर है, ताकि कोई कानून अपनी हाथ में लेकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश ना करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। यानी कि उस व्यक्ति को खाना खिलाने की इजाज़त भी नहीं है, तो एक कांस्टेबल है जिसको उस पर दया आ जाती है, उस आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कुल्हे पर नहीं गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। यदि पेड़ आदमी की कमर पर गिरता तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। अब वह व्यक्ति कहता है कि मैं लावारिस हूँ। दबे हुए व्यक्ति ने कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य, इस समय
जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। यानी कि अब भी उस पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं मिली। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले आदमी ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट निकाल दिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आदमी आधा इधर से निकल आएगा और आधा उधर से निकल आएगा, और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। यानी किसी बेवकूफ़ आदमी ने सुझाव दिया। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। यानी कि वह बेवकूफ़ आदमी फिर से एक सुझाव देता है कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत हो रही है, तो अगर इसको काट के निकाल लिया जाए तो इसका सर्जरी करवा सकते हैं। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। जब व्यक्ति का ऑपरेशन करके उसको ठीक नहीं किया जा सकता, आदमी ही मर जाएगा, तो उसका क्या फ़ायदा ऑपरेशन का। तो इस बात को भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। यानी कि जो माली है वो उसकी देखभाल करता है, उसको खाना खिलाता है और उससे बातें कर रहा है कि तुम्हारा जो मसला है वह अब ऊपर चला गया है। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे तो, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मिर्ज़ा गालिब का शेर। जो व्यक्ति दबा हुआ है वह एक कवि जान पड़ता है, तो वह एक शेर मार रहा है कि हमें ये तो पता है कि तगाफुल न करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी कि जब तक मेरे पास मेरे बारे में खबर आएगी मुझे निकालने के लिए, तब तक तो मैं खाक हो जाऊंगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? यानी कि वह उसकी बातें सुनकर चकित हो गया। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरी में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। माली ने यह खबर क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को, ऐसे करके सब जगह पर उसकी बात फैला दी। पूरे शहर में यह बात पता चल गई कि जो दबा हुआ व्यक्ति है वह एक शायर है। तरह तरह के शायर उसे मिलने शुरू हो गए। सेक्रेटरी का लोन भांति भांति के कवियों से भर गया और धीरे दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरी के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे।
कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला किया कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। यानी कि अब जो फाइलें पहले घूम रही थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो अब वे लोग कहते हैं कि ये मसला केवल कल्चरल डिपार्टमेंट का है। अब फाइल घूम फिर के कल्चरल डिपार्टमेंट में जाती है और यह आशा की जाती है कि इस अभागे व्यक्ति को, इस कवि को फलदार पेड़ से जल्द छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरी पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो, यानी कि किस नाम से तुम्हें पुकारा जाता है? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया, यानी हाँ में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी ने जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। वह आदमी प्रार्थना कर रहा है कि मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर बोला। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है, यानी कि वह पेड़ के नीचे पड़ा दर्द में कराह रहा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुककर बोला। मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। उस व्यक्ति की किसी को चिंता नहीं है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क ने चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और अब यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। यानी कि व्यक्ति की चिंता किसी को नहीं है, लेकिन पिटोनिया सरकार से
उनके संबंध न टूट जाएं, इस बात की उनको चिंता है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल करते सुनते हो। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। जो बातें माली उसे बता रहा था अब वह नहीं सुन रहा है, क्योंकि वह मर चुका है। यही हमारा लेसन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।